गुड मॉर्निंग बच्चों। मालविया क्लास में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो क्वेश्चंस है, काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपने √2 √3 को इरेशनल प्रूफ किया, सर √5 को भी इरेशनल प्रूफ करके दिखाइए। सो आप लोग के डिज़ायर के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया है कि प्रूव दैट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। बच्चों, √5 को इरेशनल प्रूफ करने से पहले आपको मैं एक बात का नॉलेज होना चाहिए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अगर आप रेशनल नंबर समझ जाएंगे तो इसको प्रूफ करने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। सो आप लोग को एक बार रिकॉल कर देता हूँ, मैंने इसमें एक वीडियो बनाया, इंट्रोडक्शन बनाया है। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो जाकर वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो हम थोड़ा रफ करके आप लोग को दिखाते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो स्टार्ट करते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। मैंने बताया था 4 कंडीशन बताया था बच्चों। ठीक है, 4 कंडीशन रखा था आप लोग के सामने। पहला रखा था कि रेशनल नंबर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन रखा था क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरा कहा था कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और चौथा बोला था मैंने कंडीशन कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए बच्चों। ठीक है। बेसिकली ये 3 स्टेप तो आप समझ में आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो रेशनल नंबर है। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन चेक कर लेंगे। और पी और क्यू इंटीजर चेक कर लेंगे। इंटीजर वैल्यू क्या होती है, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू, साथ ही साथ 0 को भी हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर वैल्यू कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को को प्राइम नंबर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम फेस होती है, इसलिए आप लोग को मैं को प्राइम नंबर भी बता देता हूँ कि किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं को प्राइम नंबर के लिए। और एक बात और बच्चों, को प्राइम नंबर आपको जानना है तो हमेशा को प्राइम 2 नंबर के बात करता है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 8/9। 8 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, 1 मिलेगा। और 9 को करेंगे तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो दोनों नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। 5/7 को लेते हैं, देखते हैं। तो 5 इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 7 इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। तो ये भी दोनों नंबर क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गए। लेकिन एक हम को प्राइम नंबर नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 12/9। 12 का करेंगे तो 2 इंटू 3 का आ जाएगा। और 9 का करेंगे तो 3 इंटू 1। तो देखो बेटा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ना 12 और 9 को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 बातों को ध्यान देना है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर। दूसरी बात, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और पी और क्यू क्या होना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। और चौथी बात, पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को और डीपली समझते हैं बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान से देखते हैं अपने क्वेश्चंस को और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने √5 को क्या माना है बच्चों, एक रेशनल नंबर। हमने कहा है कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर √5 रेशनल नंबर होगा बच्चों तो किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर रेशनल नंबर होगा तो किसके इक्वल होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म के इक्वल होगा। और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। ऐसा मैंने डिस्क्रिप्शन आपको ब्रैकेट्स में पहले ही दिखा दिया है। ठीक है बच्चों, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर हमने बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। यहाँ पे लिखा भी ऑन स्क्वायरिंग द बोथ साइड वी गेट। तो √5 का स्क्वायर कर दिया, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर कर दिया। फिर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिल जाएगा, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर मिला है, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब ये कहाँ से मिला है आप लोग को रफ वर्क करके मैं दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5 इक्वल टू क्या दिया है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसको हम 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ से मिल रहा है, तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये स्टेप समझ में आ रहा होगा। सो 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर।
इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया है। फिर हमने क्या किया है कि देखो यहाँ पे 5 का क्या है, इंटू है, तो 5 के इधर ट्रांसफर कर दिया है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इस स्टेप में ध्यान से देखिए, इससे ये पता चलता है कि जो 5 है वो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा, उसमें थ्योरम नंबर 1.3 देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई प्राइम नंबर, ठीक है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि मान लेते हैं 25 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 625 मिल जाएगा। ठीक है, तो 625 को अगर हमारा क्या करेगा, 5 डिवाइड कर रहा है कंप्लीट रूप से, तो 25 को भी क्या करेगा, 5 डिवाइड्स करेगा। दूसरा एग्जांपल आप लोग को एक बार दिखा देते हैं, शायद दोनों एग्जांपल देखने में क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 81। अगर 81 को 3 डिवाइड कर रहा है कंप्लीट रूप से, तो 9 को भी क्या करेगा, 3 कंप्लीट रूप से डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 5 किसको करेगा, पी को भी डिवाइड्स करेगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 1.3 देख लीजिए, इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशंस 2 मान लिया है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए देखिए 5 डिवाइड्स पी, इस पूरे स्टेटमेंट को हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, 5 पी अपॉन 5 के फॉर्म में लिख दिया है। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि जब किसी इंटीजर वैल्यू को किसी इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या मिलता है, मुझे एक इंटीजर वैल्यू मिलता है। तो जो इंटीजर वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, तो उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, सी कंसीडर कर लिया है। ठीक है बच्चों, यानी इस स्टेटमेंट से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि सी इसका क्या है, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके पी इक्वल टू 5c हो गया। एक बार इसको भी रेफर करके आप लोग को दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5 अपॉन पी इक्वल टू सी बाई 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, ध्यान से, सॉरी हमने गलत लिख दिया था। अब देखिए पी अपॉन क्या है, 5 दिया हुआ है, और सी अपॉन क्या हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे तो पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5c मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने रफ वर्क करके आप लोग को दिखाया भी कैसे मिला ये चीज़ें। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है देखते हैं। फिर हमने क्या किया है, ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग वी गेट, हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, हमने क्या किया है कि इक्वेशन थर्ड की वैल्यू यानी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 25c स्क्वायर मिला है। हमने इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पे हमने पुट कर दिया है पी स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, पी स्क्वायर की वैल्यू 25c स्क्वायर पुट कर दिया है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, पुट किया है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, यहाँ पे पुट द वैल्यू इक्वेशन थर्ड टू इन इक्वेशन 1। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट था मेरा। अब पी स्क्वायर की वैल्यू मेरा क्या निकला, 25c स्क्वायर, तो मैंने 25c स्क्वायर पुट कर दिया है। फिर 5 इधर इंटू तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5 कर दिया है। तो 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5c स्क्वायर मिल जाएगा। q स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5c स्क्वायर मिल जाएगी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 5 इंटू सी स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे इंटू है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, q स्क्वायर अपॉन 5। फिर देखिए ऊपर जिस तरह हमें मिला था, ऊपर क्या मिला था, पी स्क्वायर अपॉन 5 मिला था। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, q स्क्वायर अपॉन 5 मिल रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखने में क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि 5 डिवाइड्स किसको कर रहा है, q स्क्वायर को कर रहा है। ठीक है, और जब q स्क्वायर को करेगा तो 5 किसको करेगा, डिवाइड्स q को भी करेगा। इसे इक्वेशन हमने क्या मान लिया, 4 मान लिया। अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार एनसीईआरटी बुक उठाइएगा जिसमें थ्योरम नंबर 1.3 लिखा है, उसे पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं जितना बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है बच्चों, आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर कोई प्राइम नंबर है,
अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जिसका वो स्क्वायर है वो प्राइम नंबर उससे भी क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा इक्वेशन 4 मिल गया है। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 4 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए, इसका इस स्टेटमेंट का देखिए और इस स्टेटमेंट को देखिए। इस दोनों स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि जो p का फैक्टर क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है। अगर डिविजिबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है 5 क्या उसका होगा, फैक्टर होगा। और यहाँ पे भी q क्या हो रहा है, डिविजिबल 5 से हो रहा है, तो q का भी फैक्टर क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं, रफ वर्क में एक बार देख लीजिए, q का फैक्टर क्या हो गया, सॉरी p का फैक्टर क्या हो रहा है बच्चों, 5 मिल रहा है, और q का भी फैक्टर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। यानी कॉमन फैक्टर क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे 5 मिल जा रहा है। और हमने बताया था कि अगर रेशनल नंबर है तो उसका कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। इसलिए हमारा जो एजप्शन है, ऊपर देखिए हमने जो एजप्शन माना है, सॉरी बच्चों, हम एक बार ऊपर आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लेट किया था ना, यहाँ से ध्यान से देखिए √5 एक मेरा रेशनल नंबर है। तो ये जो मेरा एजप्शन माना था वो एजप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अगर रेशनल नंबर होता तो इसका कॉमन फैक्टर कभी भी 5 नहीं आता, क्या आता, ऑलवेज 1 आता। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड इक्वेशंस 4 से कि जो मेरा एजप्शन माना गया था √5 एक रेशनल नंबर, वो क्या हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा भी फ्रॉम इक्वेशंस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा भी है फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड इक्वेशंस 4 we can say that √5 is a irrational number। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे डिस्कस ज़रूर करूँगा बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो के अंत में जाते जाते आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।